नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोने और चांदी की, और क्या कुछ भाव आगे रह सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वंदना भारती जी हैं, एसएमसी ग्लोबल से। नमस्ते वंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको भी और सारे दर्शकों को भी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है वो जरूर कर लीजिएगा। तो वंदना जी, अभी तो मार्केट जो है एक दायरे में ही घूम रहा है। क्या राय है आपकी, सच में ऐसा ही हो रहा है या पिछले दिनों कुछ हल्की गिरावट आई थी तो वो खरीदारी का मौका बनी थी? वीरेंद्र जी, यही कह सकते हैं, जो जो गिरावट आई थी वो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका थी यहाँ पे। और मौका लग रहा है कि थोड़ा सा मतलब अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल शिफ्ट इतने ज्यादा हो रहे हैं ना कि गोल्ड जो है वो सेफ हेवन बाइंग बनी हुई थी और बनी रहेगी। और बाजार में ये जो बात होती है कि यहाँ से 200-400 डॉलर यहाँ से गिर जाएगा गोल्ड, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा कोई भी ट्रिगर 2025 में शायद देखने को ना मिले कि यहाँ से 200-400 पॉइंट गोल्ड टूटे। तो मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट डॉलर टर्म से अगर 50-60 डॉलर 80 डॉलर भी टूटता है, या हम अब बोले कि एमसीएक्स की बात करें, अपने बाजार की बात करें, मुझे लग रहा है कि 1000, 1500, 2000 पॉइंट का भी अगर डाउनफॉल आता है तो हर एक लेवल है जहाँ पे जिनको लिवाली करनी है, फिजिकल में खरीदना है या ईटीएफ खरीदना है, वो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो मैम, आपको क्या लग रहा है अभी तेजी या मंदी के क्या कारण आपको सामने दिख रहे हैं? कौन सी चीजें जो है भाव में तेजी ला सकती है या मंदी ला सकती है? मुझे दो तीन ट्रिगर्स यहाँ पे लग रहे हैं कि जो कि मंदी के हैं और तेजी दोनों के ही हैं। एक तो है कि पीस टॉक है वो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, या फिर स्विट्जरलैंड में मीटिंग होती है तब यहाँ पे हम एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो जाता हुआ देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो यहाँ से एक स्टेबल हो रहा है और अपसाइड ले रहा है, वो भी एक प्रेशर डाल सकता है गोल्ड के प्राइसेस पे। फेड अगर बोले कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे तो भी ऐसे केसेस में यहाँ पे जो गोल्ड है उससे प्रेशर जाएगा और प्राइसेस नीचे की तरफ आएगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पे काफी पॉजिटिव हो रहा है अभी भी ऐसे माहौल में भी गोल्ड के लिए। एक तो यूएस में काफी ज्यादा बैंक्रप्सीज यहाँ पे फाइल की जा रही है और ये 2020 के बाद सबसे ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि आज जो भी डेटा आना है वो नेगेटिव डेटा आने हैं। तो इनका जो भी डेटा आ रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो रिटेल सेल्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, इन अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हो, ये डेटा इनके नेगेटिव जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे में गोल्ड में बहुत ज्यादा अगर फॉल की एक्सपेक्टेशन की जाए वो यहाँ पे सही नहीं है। और हर करेक्शन पे गोल्ड एक बाइंग ले रहा है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 3250 और अपसाइड में 3425 को लेके चल सकते हैं गोल्ड में। भारत में मैम? अगर हम भारतीय बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 97,000 एक बढ़िया लेवल रहेगा। उससे बहुत नीचे अगर आता है, अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम साइड जाएंगे, तो मैं 94,800 का लेवल एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वो एक डाउन साइड लेवल हो सकता है। और अप साइड तो आपको पता है कि 1 लाख इसका साइकोलॉजिकल एक मतलब रेजिस्टेंस है, वहां तक जा सकती है, और मैक्सिमम रहेगा तो 1,02,000 रहेगा। और अभी से मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। और मैम, ये जो आप देख रहे हैं डी डॉलराइजेशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी इंडिया और चाइना नजदीक आ रहे हैं, प्लस रशिया ने बोला कि हम 5% डिस्काउंट पे ऑयल देंगे इंडिया को। तो ब्रिक्स में जो तीन महत्वपूर्ण देश है, इंडिया, चाइना और रशिया, ये कहीं ना कहीं एक क्लोज आ रहे। चलिए, रशिया और इंडिया तो हमेशा से क्लोज ही रहे हैं, पर अब चीन भी बोल रहा है कि सारी चीजें छोड़ो और बैठ के बातचीत करते हैं या व्यापार के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। वीरेंद्र जी, ये ना मैं कहूंगी कि टेक्टोनिक शिफ्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। अभी एक न्यूज आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि अब इसे मतलब कि वो करना पड़ेगा कि ये कितनी सही न्यूज है। लेकिन एक न्यूज आई है, जस्ट इन था ये, कि रशिया से एक पाइपलाइन आएगा जो कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश होते हुए आएगा, ताकि जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। और ये प्रॉपर एक परमानेंट चैनल चाह रहे हैं क्रूड ऑयल का एशियन इकोनॉमीज में लाने का। तो मेरे ख्याल से इस तरीके के एग्रीमेंट्स, जिस तरीके से यूएस से बाकी कंट्रीज का एक कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हुआ है, शेक किया है ट्रम्प ने, और ट्रम्प ने इतना हर्ट कर दिया यूएस इकोनॉमी को कि इनकी सरकार के जाने के बाद भी ये जो क्षतिपूर्ति है वो बहुत सालों में होगी, क्योंकि इन्होंने जितनी भी चीजें थी स्टेबल होती हुई दिख रही थी, उन्होंने सारी स्टेबिलिटी को यहाँ पे खत्म किया है। तो मेरे ख्याल से खास करके ट्रेड रिलेशंस में, तो ये अब न्यू शिफ्ट्स बनेंगे, न्यू ट्रेड रिलेशंस बनेंगे, और इसमें मुझे लग रहा है जो फायदा है वो एशियन इकोनॉमीज को होगा और ऐसी इकोनॉमीज को होगा। चाहे मुझे लग रहा है कि अब जो वर्ल्ड आएगा वीरेंद्र जी, वो अफ्रीका को ध्यान में भी रखेगा।
तो मेरे ख्याल से एक शिफ्ट आ रहा है, और इसका भी इम्पैक्ट बाकी के मेटल्स पे पड़ेगा, कमोडिटीज पे पड़ेगा, और साथ में गोल्ड पे भी पड़ेगा। क्योंकि ऐसे शिफ्ट टाइम में ऐसे बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है वो गोल्ड को जरूर मिलता है। तो मैम मैक्सिमम कितना देख रहे हैं आप गोल्ड ये साल में, 2025 में? मैं 2025 से मैं ऑप्शन चेन को स्टडी कर रही थी, तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि फिलहाल फिलहाल हमें अब $3500 मान के चलना चाहिए। और हमारे बाजार की बात की जाए तो $35, आप तरीके से करेंसी भी अभी अप्रिशिएट हुई है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1,05,000 6,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं गोल्ड में। अगर आप बोलेंगे कि 2025 के लिए अब रेस्ट, मतलब कि जैसे सितंबर ऑनवर्ड्स रह गया है 4 महीने, इसमें डाउनसाइड क्या रहेगा? फिलहाल मुझे लग रहा है कि 94,000 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर 94,000 से भी बाद का कोई ट्रिगर्स बनता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और चांदी में? चांदी तो मुझे लग रहा है कि चांदी में गोल्ड से ज्यादा मूव आनी चाहिए। चांदी मुझे लग रहा है कि प्रॉपरली ये डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है। जितनी भी एनर्जी ट्रांजिशन है सब में चांदी की डिमांड है। और मैंने देखा है कि इतना ज्यादा गैप बढ़ रहा है, डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट है डिमांड और सप्लाई में, तो मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक कमोडिटी हो गई है। अब रशिया भी यहाँ पे चांदी ले रहा है। और एक नई खबर आई है कि तुर्की में भी अब यहाँ पे गोल्ड छोड़ के वो चांदी ले रहे हैं। तो रशिया के बाद अब यहाँ पे टर्की भी आ गया है चांदी लेने में। तो मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी थी, ये प्रेशियस मेटल थी, अब ये स्ट्रैटेजिक कमोडिटी होगी, तो इसका तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इसको ऊपर रखेगा। और इसमें मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से 1,18,000 मेरा पहला रहेगा। और दूसरा मुझे लग रहा है कि 1,25,000 तक भी हम चांदी को आता हुआ देख सकते हैं। तो चांदी की जो बुल मतलब रन है, जो रैली है, वो अभी बाकी है। कितना मैक्सिमम देख रहे हैं मैम प्राइजेस आप ये साल? $48। मतलब अच्छा। मुझे लग रहा है कि एक बार 48 डॉलर ना कहें इसको, आप 45-46 डॉलर कह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा मेजर हर्डल इसका $40 है। जिस दिन $40 को ये क्रॉस करेगा उस दिन 45 आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और भारतीय बाजार में? इस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि रुपया हम लोगों ने सोचा था कि डिप्रिशिएशन साइड में रहेगा, लेकिन ये काफी अप्रिशिएट भी करा है न्यू पॉलिसीज की वजह से, और मार्केट में बूस्टअप आया है। तो मेरे ख्याल से अगर रुपया को हम कंसिडर करें 88 और 87 के बीच में, तो ये लगभग बैठेगा 1,25 या 1,26 के करीब बैठेगा ये। मतलब उससे एक ज्यादा पर। भी हो सकता है, जी जी। उससे ज्यादा भी हो सकता है, 1,30 तक भी जा सकता है। तो ये मैक्सिमम साइड रहेगा। आपने रुपए की बात की मैम, ये कैसा फैक्टर आप देख रहे हैं? क्योंकि रुपया अगर अभी हम देखें तो पिछले 6 महीने में काफी वॉलेटिलिटी रही है, और जब से ये ट्रम्प टैरिफ आए हैं उसके बाद और ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। कुछ खबर आती है तो मजबूत हो जाता है, फिर डिप्रिशिएट हो जाता है, फिर कोई खबर आती है तो मजबूत हो जाता है। तो जो सोने चांदी में डील करते हैं उनको इस पे नजर क्यों रखनी चाहिए, और इसका क्या आउटलुक है आपका? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से स्टेप्स लिया जा रहा है, और जो बाहर की इकोनॉमी, हम अपनी इकोनॉमी के बारे में खुद नहीं बोल रहे हैं, जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने जितना विश्वास दिखाया है रुपया पे, अभी जो आपने देखा कि 88 से ऊपर रुपया चला गया था, और लगातार हम लोगों ने जो स्टेप्स यहाँ पे मतलब लिए जा रहे हैं, चाहे वो जीएसटी को लेके हो या अपनी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने का हो, न्यू ट्रेड रिलेशंस हो। इसके बाद आपको देखिए, जो रशिया से हम अपना डील करते हैं वो हम रुपी टर्म में करते हैं। तो इसका जिस तरीके से मतलब ट्रांजेक्शन्स बढ़ने के चांसेस है इंटरनेशनल, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रुपया 86 85 से लेके ऊपर में 88 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। और गोल्ड और सिल्वर में मैं यही बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए कि मैंने एक बार और भी कहा था कि एक मतलब $1 में रुपया, अगर $1 अगर अप्रिशिएट हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है, तो उसका जो फर्क है 800-900 रुपए का पड़ जाता है मेरे ख्याल से गोल्ड में। सपोज कि अगर मतलब 88 से अभी 88 है रुपया, और डॉलर के खिलाफ ये 89 हो जाए, तो उसका जो मेजर अगर 10 ग्राम गोल्ड पे कितना असर पड़ेगा, तो आप मान के चलिए कि 1,000-1,100 रुपया और ऐड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो रुपया का फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है अपने उसमें बाजार में। क्योंकि अगर 20 साल का ही रिटर्न मैं एक बार देख रही थी, तो 20 साल का रिटर्न मान लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में 545% है गोल्ड में, तो अपने करेंसी में वो आपको लगभग 800% से ज्यादा का। तो ये जो है गैप है, ये क्या है? ये रुपी फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से करेंसी को तो बहुत ध्यान में रखना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कॉमिक्स में ऐसी मूव आई थी, हमारा बाजार कंसोलिडेशन में क्यों है? वो बिकॉज ऑफ करेंसी वो हमारा कंसोलिडेशन में चला जाता है।
जी वंदना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके मैम। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम? जी वीरेंद्र जी, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी कोई पर्सनल ट्रेडिंग नहीं होती कमोडिटी में, और कंपनी में क्लाइंट्स की मेरी सलाह पे निवेश हो सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई भी सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच।